मैं कभी अपनी ठंडी और भावहीन मास्टर ऑरोरा की नज़रों में 10,000 सालों में एक बार पैदा होने वाला कल्टीवेशन जीनियस था। लेकिन आज उसने एक बेबस मॉर्टल की खातिर मेरी इमॉर्टल बोन्स निकाल ली और मेरा इमॉर्टल कोर भी मेरे शरीर से निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरी मंगेतर और सीनियर डिसाइपल सोफिया ने भी अपना प्यार का प्रतीक उस मॉर्टल को दे दिया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ग्रेट कैलामिटी आने वाली थी और सेक्ट की रक्षा के लिए मॉर्टल जूनियर डिसाइपल लूकस ने खुद को हेवंस ऑफरिंग बनने के लिए स्वेच्छा से आगे कर दिया। उस दिन से सेक्ट के हर व्यक्ति ने उसी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे मेरी स्पिरिट फॉक्स चाहिए। जब मैं आराम कर रहा था तब मेरी सबसे प्यारी जूनियर सिस्टर एलिना ने मेरी स्पिरिट फॉक्स चुरा ली और उसे लुकास को दे दिया। फिर उसने मेरी स्पिरिट स्वॉर्ड मांग ली तो मेरी मंगेतर सोफिया ने बिना झिझक उसे मेरे हाथों से छीनकर लूकस को दे दिया। अब वह कह रहा था कि वह गोल्डन कोर होने का एहसास करना चाहता है। और मेरी मास्टर, जो कभी बिना कुछ कहे मुझसे बेहद प्यार करती थी, उसने अपनी तलवार सीधे मेरी छाती में घोंप दी, मुझे जिंदा चीर कर मेरा गोल्डन कोर निकाल लिया ताकि वह लूकस को दे सके। आखिर में उन्होंने मुझे इतनी यातनाएं दी कि मेरी मौत हो गई। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जूनियर डिसाइपल को वे सबसे ज्यादा चाहते थे वही एक दिन उन सब की बर्बादी का कारण बनेगा। जिस दिन लूकस को हेवंस ऑफरिंग चुना गया, मैं खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और बेबसी से महसूस कर रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी मास्टर, जो हमेशा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्या सच में लूकस की एक लापरवाह बात पर मेरा गोल्डन कोर निकाल देगी? सफेद वस्त्र पहने मेरी ठंडी मास्टर ऑरोरा ने बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से मुझे देखा और कहा, लूकस सिर्फ तुम्हारा गोल्डन कोर चाहता है, उसे दे क्यों नहीं देते? मेरी सबसे प्यारी जूनियर सिस्टर एलेना ने तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। लूकास जल्द ही बलि चढ़ने वाला है और तुम अभी भी इतने कंजूस बने हुए हो। जहां तक मेरी मंगेतर सोफिया की बात है, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मैं मर रहा था तब भी उसका दिल और उसकी नजरें सिर्फ उस जूनियर डिसिप्लिन लुकास पर टिकी थीं जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी। मेरी आखिरी सांस निकलने से पहले ही उन्होंने मुझे डीमन पिट में फेंक दिया। मेरा शरीर डिमोनिक बीस्ट द्वारा नोच नोच कर खा लिया गया। मेरी आत्मा टुकड़ों में बिखर गई। शरीर और आत्मा दोनों पूरी तरह नष्ट हो गए। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मैं कभी दोबारा जन्म न ले सकूं। मेरे दिल में असीम नफरत उमड़ पड़ी। अगर मुझे दोबारा जीवन मिला तो मैं उन्हें उसी दर्द का एहसास कराऊंगा और जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो सबसे पहले मुझे लूकस का मासूम बनने वाला चेहरा दिखाई दिया। एड्रियन, मैं बस सोच रहा था, क्योंकि जल्द ही बलि का समय आने वाला है, इसलिए मैं कभी नहीं जान पाया कि स्पिरिट पेट होने का एहसास कैसा होता है। अगर तुम तैयार नहीं हो एड्रियन, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ये बेहद परिचित शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल मुझे सब समझ आ गया। मेरा पुनर्जन्म हो चुका था। मैं उसी दिन वापस आ गया था जिस दिन बिना स्पिरिट रूट वाले डिसाइपल लूकस को हेवंस ऑफरिंग चुना गया था। पिछले जन्म में भी उसने यही शब्द कहे थे। वह मेरी स्पिरिट पेट मांग रहा था और स्वाभाविक रूप से मैंने मना कर दिया था। वह बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई स्पिरिट फॉक्स थी। हालांकि वह मेरी स्पिरिट पेट थी, लेकिन मेरे लिए वह एक दोस्त से कम नहीं थी। लेकिन मेरी सबसे प्यारी जूनियर सिस्टर एलेना को लगा कि मैं बहुत कंजूस हूँ। एड्रियन, तुम इतने कंजूस क्यों हो? लुकास जल्द ही बलि चढ़ने वाला है। ये सिर्फ एक स्पिरिट फॉक्स ही तो है, इससे इतना लगाव रखने की क्या जरूरत है? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। पिछले जन्म में भी उसने यही कहा था और मेरी अनुमति का इंतजार किए बिना उसने बाई को मेरे हाथों से छीन लिया था। जब तक मैं बाई को वापस लेने पहुंचा, मेरे सामने सिर्फ उसका खून से लथपथ शव पड़ा था। लूकस एलिना के पीछे छिप गया और डरने का नाटक करते हुए बोला, सॉरी, मुझे लगा था कि स्पिरिट फॉक्स की 9 जिंदगियां होती हैं। एड्रियन, मैं तो बस देखना चाहता था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। हमेशा की तरह एलिना तुरंत उसकी तरफ हो गई। उसने प्यार से लूकस को दिलासा दिया, डरो मत, वो सिर्फ एक जानवर था। एड्रियन इतना छोटा दिल वाला नहीं है, वो तुम्हें दोष नहीं देगा। बाई की खून से लथपथ हालत फिर से मेरी आंखों के सामने आ गई। मेरी आंखें और भी ठंडी हो गईं। क्या लूकस भूल गया था कि बाई ने अपनी जान देकर उसे एक नहीं कई बार बचाया था? लेकिन उसकी नजरों में बाई सिर्फ एक बेकार जानवर बनकर रह गया था। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, लूकास तो जल्द ही बलि चढ़ने वाला है। वो सिर्फ एक स्पिरिट पेट चाहता है। लेकिन स्पिरिट पेट की बात करें तो भाई एलेना के ऑरेलियस के सामने क्या चीज है? आखिर ऑनरेलियस तो ऐसा दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट है जो 1000 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है।
मुझे पूरा यकीन है कि एलिना इतनी कंजूस नहीं होगी। वो खुशी खुशी ऑनरेलियस लुकास को दे देगी, है ना? मेरे इतना कहते ही मैंने देखा कि एलिना का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। ऑरेलियस का नाम सुनते ही लूकस की आंखें चमक उठी। एलेना, क्या तुम सच में ऑरेलियस मुझे दे दोगी? उसने उत्सुकता से पूछा। 500 साल पुरानी स्पिरिट फॉक्स और 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाला दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट। मूर्ख भी दोनों में से दूसरा ही चुनेगा। मैं मुस्कुराया और एलेना के बिल्कुल पीले पड़ चुके चेहरे को देखता रहा। वह हकलाने लगी। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अचानक उसके चेहरे पर चमक लौट आई। वह जल्दी से बोली, लूकस, ऐसा नहीं है कि मैं ऑरेलियस तुम्हें नहीं देना चाहती, लेकिन ऑरेलियस मेरे लिए एड्रियन ने अपनी जान जोखिम में डालकर ढूंढा था। मैं उसकी इतनी मेहनत को यूं ही किसी और को देकर धोखा नहीं दे सकती। मैं हल्का सा मुस्कुराया तो उसे अभी भी याद था। ये ऑनरेलियस मैंने उसके लिए अनगिनत मुश्किलें झेल कर पाया था। पिछले जन्म में उसका स्पिरिट रूट जन्म से ही कमजोर था, इसलिए उसके लिए कल्टीवेशन करना दूसरों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा कठिन था। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि बाई की 2 जिंदगियों की कुर्बानी देकर उसके लिए ऑरेलियस हासिल किया। ऑरेलियस की शक्ति मिलने के बाद उसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ी। कुछ ही समय में वो एज्योर क्लाउड सेक्ट की सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स में से एक बन गई और बदले में उसने मेरे साथ क्या किया, अगर मैं ऑरेलियस उसे दे सकता हूँ तो मैं उसे वापस भी ले सकता हूँ। मैंने सिर उठाकर उसे ठंडी नजर से देखा। तुम बेकार की चिंता कर रही हो एलिना। ऑनरेलियस अगर लुकास को देना है तो मुझे उससे क्या आपत्ति होगी? मेरी बात सुनते ही एलिना की नजरें जम गईं। मैं उसके पास से आगे बढ़ा और उत्साह से भरे लूकस की तरफ मुड़ा। अगर ऐसा है तो फैसला मैं करता हूँ। ऑरेलियस अब लूकस का होगा। ये सुनते ही लूकस की आंखों में पागलों जैसी खुशी भर गई, जबकि एलेना का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह अविश्वास से मुझे घूरती रह गई। मैं मन ही मन ठंडी मुस्कान हंसा। अब देखते हैं ऑरेलियस की शक्ति के बिना, अपने जन्म से कमजोर स्पिरिट रूट के सहारे वह सेक्ट में अपनी जगह कैसे बनाए रखती है। मैं अपने रहने वाले पीक पर वापस लौट आया। अपने घर को देखते ही मुझे पिछले जन्म का वो आखिरी दृश्य याद आ गया, जब मुझे वुड शेड में बंद कर दिया गया था। पिछले जन्म में लूकस ने बस यूं ही कह दिया था कि उसे मेरा पीक चाहिए और मास्टर ऑरोरा ने बिना मेरी राय पूछे एक इशारे में मुझे वहां से निकल जाने का आदेश दे दिया था। उन्होंने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी छीन ली, मेरा गोल्डन कोर निकाल लिया। उसके बाद मेरा शरीर एक सामान्य इंसान से भी बदतर हालत में था, लेकिन किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे उस बर्फ जैसी ठंडी वुडसाइड में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, जबकि कभी मैं एज्योर क्लाउड सेक्ट का सबसे सम्मानित सीनियर डिसाइपल हुआ करता था। उस समय मास्टर ऑरोरा मुझसे बेहद प्यार करती थी और सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मेरा सम्मान करते थे, क्योंकि मेरे पास सीक्रेट रूट था, एक ऐसा दुर्लभ कल्टीवेशन जीनियस जो दुनिया में हजारों सालों में मुश्किल से पैदा होता है। साथ ही मैं स्पिरिट हर्ब्स खोजने में भी सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। अपने पिछले जन्म में मैंने बिना कुछ छिपाए उन सबको ढेर सारी दुर्लभ और बेहद कीमती स्पिरिट हर्ब्स दी थी। मैंने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया था और बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? डीमन पिट में फेंके जाने और मेरी हड्डियों तक को डिमोनिक बीस्ट्स द्वारा नोचकर खा जाने का दृश्य एक बार फिर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ असीम नफरत बची थी। भाई शायद मेरी भावनाएं समझ गया। वह आगे बढ़ा और धीरे से मेरी बांह पकड़ ली। मैंने अपनी आंखों से नफरत को छिपाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो बाई, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाई ने हल्के से पलकें झपकाईं और अपना सिर मेरे शरीर से लगाकर मुझे सहलाने लगा। मैं हल्के से मुस्कुराया। यही बाई का मुझे दिलासा देने का तरीका था। पूरे एज्योर क्लाउड सेक्ट में सिर्फ बाई ही था जिसने हमेशा मेरे साथ सच्चा व्यवहार किया था। मैंने पीक पर फैली उन दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स की तरफ देखा। धीरे धीरे मेरे होठों पर मुस्कान उभर आई। वह दिन बहुत जल्द आने वाला था। उन सब की नजरें इस पूरे पीक पर उगी हुई स्पिरिट हर्ब्स पर थीं, लेकिन मैं उन्हें ये सब मुफ्त में क्यों दूं? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरे पहाड़ की हर एक स्पिरिट हर्ब को जड़ समेत उखाड़ लिया, एक भी पौधा नहीं छोड़ा। फिर मैं बे और सारी स्पिरिट हर्ब्स को लेकर पहाड़ से नीचे उतर गया। लेकिन जब मैं वापस पीक पर लौटा तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। हर कोई मुझे घूर रहा था। जैसे ही एलिना ने मुझे देखा, उसने अपना धैर्य खो दिया और गुस्से से चिल्लाई, एड्रियन, स्पिरिट हर्ब्स कहाँ हैं? मैंने आलस भरी नजर से उसकी तरफ देखा। स्पिरिट हर्ब्स? मैंने उन सबको उखाड़ दिया। मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान जड़ हो गया। उसने सच में सारी स्पिरिट हर्ब्स उखाड़ दी? अब उनकी ताकत कैसे बढ़ेगी? एलिना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। एड्रियन,
तुम इतनी सारी स्पिरिट हर्ब्स अकेले अपने पास कैसे रख सकते हो? मैंने सपाट चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में ठंडी हंसी थी। आखिरकार उसे घबराहट होने लगी थी, कोई हैरानी नहीं। आखिर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऑरेलियस के बिना उसका कमजोर स्पिरिट रूट किसी काम का नहीं था। पहले मैं हमेशा उसे सबसे अच्छी स्पिरिट हर्ब्स देता था, लेकिन अब जितनी कमजोर वो होती जा रही थी उतनी ही मुझे खुशी मिल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं अपनी चीजों के बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता? इस पहाड़ की हर एक स्पिरिट हर्ब मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर खोजी थी। मैं इनके साथ क्या करूं, इसके लिए क्या मुझे तुमसे अनुमति लेनी होगी? वह वहीं जम गई। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं तो बस लूकस की चिंता कर रही थी। उसके बगल में खड़ा लूकस सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। एड्रियन, अगर तुम मुझे अपना पीक नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें सारी स्पिरिट हर्ब्स उखाड़ने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो कि ये हर्ब्स सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसका बेबस चेहरा देखकर उसके पास खड़ी सोफिया की आंखों में दया आ गई। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। एड्रियन, इस बार तुमने सच में हद कर दी। तुम जानते हो लुकास जल्द ही बलि चढ़ने वाला है। वो सिर्फ अपने आखिरी दिनों में इन स्प्रिट हर्ब्स को थोड़ा और देखना चाहता था। मास्टर ऑन रोरा पहले ही तुम्हारा पीक उसे देने के लिए मान चुकी थी, लेकिन तुमने पूरे पहाड़ की सारी स्प्रिट हर्ब्स उखाड़ दी। मैं तुमसे बेहद निराश हूँ। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा तो यही थी मेरी मंगेतर। पिछले जन्म में मास्टर ऑन रोरा की इच्छा से हमारी सगाई हुई थी। मैंने पूरे दिल से उससे प्यार किया। जो भी दुर्लभ खजाना मुझे मिलता मैं सबसे पहले उसे ही देता। अगर वह मुझे एक बार भी डांट देती तो मैं कई दिनों तक उदास रहता। फिर भला आज जैसी बात, जब उसने सबके सामने मुझे दोषी ठहरा दिया, उस समय मैं टूट जाता। लेकिन अब मुझे उसके लिए सिर्फ घृणा महसूस होती थी। मरने से पहले उसका असली चेहरा देखने के बाद मैं खुद को खुशकिस्मत मानता था, और अब भी वे पहले की तरह एक हाथ से मेरी आलोचना करना चाहती थी और दूसरे हाथ से मुझसे फायदा उठाना चाहती थी। मैं ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। इस बार उसकी चाल पूरी तरह उलटी पड़ने वाली थी। आखिर सिर्फ वही अभिनय करना नहीं जानती थी। मैंने दुखी चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। सोफिया, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि इतनी कीमती स्पिरिट हर्ब्स का सिर्फ मेरे पीक पर पड़े रहना बेकार है? मेरी बात सुनते ही सबकी नजरें सोफिया पर टिक गईं। उनकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। सोफिया का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दांत भींचकर मुझे घूरा। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था। मैं समझ गया। मैंने अपनी बांह से आंख का कोना पहुंचने का नाटक किया। कोई बात नहीं, अगर पूरी दुनिया मुझे गलत समझे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मुझे समझती हो सोफिया। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी बात मानकर किया, इसीलिए मैंने पूरे पहाड़ की सारी स्पिरिट हर्ब्स उखाड़ दी। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सोफिया का चेहरा हर पल और बदसूरत होता जा रहा था। सबसे पहले एलेना अपना धैर्य खो बैठी। उसने गुस्से से सोफिया को घूरा। तुम अच्छी तरह जानती थी कि ये स्पिरिट हर्ब्स सबके लिए कितनी जरूरी है, फिर भी तुमने एड्रियन से इन्हें उखाड़ने के लिए कहा। आखिर क्यों? क्या कुछ दिनों बाद होने वाले ग्रैंड ट्रायल की वजह से? उसकी बात सुनते ही सभी लोगों को जैसे अचानक सब समझ आ गया। सही कह रही है, ग्रैंड ट्रायल तो आने ही वाला है। अगर सोफिया ने ऐसा किया है तो वह सच में बहुत स्वार्थी है। कुछ ही पलों में जो सोफिया सभी की नजरों में आदर्श थी, वही सबकी नजरों में सबसे स्वार्थी और घृणित औरत बन गई। उसके पास खड़ा लुकास भी उसे निराश नजरों से देखने लगा। सोफिया, क्या सच में ये सब तुमने किया? बिल्कुल नहीं। सोफिया का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने जलती हुई नजरों से मुझे घूरा। एड्रियन, जब मैंने कहा था कि स्पिरिट हर्ब्स सिर्फ तुम्हारे पीक पर पड़ी रहना बेकार है, तो मेरा मतलब था कि तुम उन्हें सबके साथ बांटो। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम उन्हें जड़ से उखाड़ दो। मैंने उलझन भरा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा। लेकिन सोफिया, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि अगर तुम ग्रैंड ट्रायल में पहला स्थान हासिल करोगी तो इनाम में मिलने वाली जेड स्वॉर्ड मुझे हमारी सगाई के तोहफे के रूप में दोगी? लेकिन तुम्हें डर था कि अगर बाकी लोगों की ताकत बढ़ गई तो कहीं वे तुम्हें पीछे न छोड़ दें। मैंने अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। बाकी बात सबकी कल्पना पर छोड़ दी। भीड़ के बीच घिरी सोफिया खुद को समझा भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे देखकर मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। पिछले जन्म में उसने बार बार मेरा इस्तेमाल करके अपनी शोहरत और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी, और जब भी लोग मुझे गलत समझते वह भी सबके साथ मिलकर मुझे और नीचे गिरा देती। लेकिन इस जन्म में अब उसकी बारी थी सबकी नफरत झेलने की। उसी समय एक आवाज अचानक बीच में गूंज उठी। एड्रियन, तो आखिर वो सारी स्पिरिट हर्ब्स अब कहाँ हैं? मैंने सिर उठाया और देखा कि लुकास मुझे ध्यान से घूर रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, जहां उन्हें होना चाहिए था वहीं है। उसने तुरंत पूछा, कहाँ? मैंने उसकी तरफ देखा और सहजता से पूछा, लूकस, तुम्हारे पास तो स्पिरिट रूट ही नहीं है, क्या तुम्हें भी उन स्पिरिट हर्ब्स की जरूरत है? वह कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसकी आंखें अचानक लालच से चमक उठी। एड्रियन, मैं तो जल्द ही बलि चढ़ने वाला हूँ।
स्पिरिट हर्ब्स मेरे किस काम आएंगी? मैं तो बस अपनी आखिरी सांसों से पहले दुनिया की दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स को एक बार और देखना चाहता था। आखिर उसके बाद मुझे उन्हें देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे सुकून मिला। मुझे लगा था कि बलि से पहले तुम स्पिरिचुअल एनर्जी होने का एहसास करना चाहते हो। वैसे ये नामुमकिन भी नहीं था। लूकस की आंखें तुरंत चमक उठी। वह मेरी तरफ घूरने लगा। क्या सच में? मैंने धीरे से सिर हिलाया। उन स्पिरिट हर्ब्स में एक ऐसी हर्ब भी थी जो ऑरेलियस की शक्ति के साथ मिलकर एक नया स्पिरिट रूट उगा सकती थी। लूकस की सांसें तेज हो गईं। सच में स्पिरिट रूट उग सकता था? मेरे पास तो अब ऑरेलियस भी है। मैंने अफसोस भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ, हो सकता था, लेकिन अब वो स्पिरिट हर्ब्स नहीं रही। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वो हर्ब तुम्हारे लिए बचा कर रख देता। मैंने हल्का सा सिर हिलाया, मानो मुझे सच में अफसोस हो। लूकस बेचैन होकर बोला, तो आखिर वो स्पिरिट हर्ब्स गई कहाँ? जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, अचानक पहाड़ के नीचे से एक डिसाइपल दौड़ता हुआ आया। सोफिया, सोफिया, पहाड़ के नीचे बहुत सारे मॉर्टल्स आए हैं और वे खास तौर पर एड्रियन से मिलना चाहते हैं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। अभी अभी थोड़ा संभली सोफिया ने मुझे लाल आंखों से घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जिंदा निगल जाएगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे सेक्ट के गेट की तरफ उड़ गया। जब मैं गेट पर पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों मॉर्टल्स जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। मेरी नजर सबसे आगे खड़ी सफेद वस्त्रों वाली महिला पर जाकर रुकी। मास्टर ऑनरोरा। पुनर्जन्म के बाद उन्हें पहली बार देख रहा था। वो अब भी पहले की तरह शांत, गरिमामयी और दिव्य लग रही थी, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता था कैसे उन्होंने अपनी तलवार मेरी छाती में घोंपकर बिना जरा भी पछतावे के मेरा गोल्डन कोर निकाल लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे डीमन पिट में अपने ही हाथों से उन्होंने फेंका था। उनके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। यही तुम्हारी किस्मत है एड्रियन। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दो, क्योंकि तुमने बेवजह दखल दिया। मेरा दिल जोर से कस गया। मैंने धीरे से अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। शरीर और आत्मा के फटने का वो दर्द आज भी उतना ही जिंदा था। मैं वर्तमान में लौटा और एक बार फिर मास्टर ऑनरोरा की तरफ देखा। उनका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ नफरत थी। कृपया उठ जाइए, घुटनों पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्ट के कई डिसिपल्स तुरंत आगे बढ़े और मॉर्टल्स को उठाने लगे, लेकिन किसी ने भी उठने से इनकार कर दिया। हमें इमॉर्टल एड्रियन से मिलना ही है। उसी समय सोफिया भी वहां पहुंच गई। कुछ जाने बिना ही उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। एड्रियन, देखो तुमने कैसी मुसीबत खड़ी कर दी। बेवजह पूरे एजोर क्लाउड सेक्ट की बदनामी करा दी। मैंने सपाट नजरों से उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा बिल्कुल असली था। वो बस पहले की सारी भड़ास मुझ पर निकाल रही थी। उसके पीछे खड़ी एलेना भी तुरंत बोली, एड्रियन, इस बार सच में गलती तुम्हारी ही है। तुम हमेशा सेक्ट के लिए नई परेशानी क्यों खड़ी कर देते हो? लूकास भी तुरंत बोला, हाँ एड्रियन, स्पिरिट हर्ब्स उखाड़ना ही काफी नहीं था, अब लोग भी यहाँ आ पहुंचे। उन तीनों के चेहरे ऐसे थे मानो कोई मजेदार तमाशा देखने आए हों। तभी घुटनों पर बैठे एक मॉर्टल ने गुस्से से कहा, किसने कहा कि इमॉर्टल एड्रियन ने कोई मुसीबत खड़ी की है? हम तो इमॉर्टल एड्रियन का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है। सभी मॉर्टल्स ने उन तीनों की तरफ नाराजगी से देखा। इमॉर्टल एड्रियन द्वारा दी गई एलिक्सर्स की वजह से हमारे पूरे परिवार बच गए। इतने दयालु इमॉर्टल एड्रियन को तुम लोग क्यों दोष दे रहे हो? तीनों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए, खासकर सोफिया का। लुकास के होंठ कांपने लगे। तुम लोग क्या कह रहे हो? तभी एक मर्टल ने मुझे देखते ही खुशी से चिल्लाया, देखो इमॉर्टल एड्रियन आ गए। उन्होंने सोफिया, एलिना और लुकास की तरफ देखा तक नहीं, सब दौड़ते हुए मेरी तरफ आ गए। इमॉर्टल एड्रियन, आपकी एलिक्सिर की वजह से मेरे पति पूरी तरह ठीक हो गए। इमॉर्टल एड्रियन, मेरा बच्चा अब अपाहिज नहीं रहा, वह फिर से चल सकता है। इमॉर्टल एड्रियन, आपकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। अब मैं इंपीरियल एग्जाम दे सकता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एक कल्टीवेटर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था। एक बूढ़े मर्टल ने भावुक होकर कहा, नहीं इमॉर्टल एड्रियन, हर कल्टीवेटर का दिल आपके जैसा दयालु नहीं होता। दूसरा बोला, अगर सेक्ट में कभी कोई आपके साथ गलत करे तो हमारे साथ पहाड़ से नीचे आ जाइए, हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे। तीसरा हंसते हुए बोला, हाँ, हम तो पहाड़ के नीचे आपका मंदिर तक बनवा देंगे। मैंने भीड़ के पीछे खड़े सोफिया, एलिना और लुकास की तरफ देखा। उन तीनों के चेहरे पर सिर्फ हैरानी और अविश्वास था। भीड़ को बहुत समझाने के बाद आखिर वे वापस पहाड़ से नीचे चले गए। तब मास्टर ऑरोरा ने सभी को अपने पास बुलाया। एड्रियन, तो इन मॉडल्स को स्पिरिट हर्ब्स तुमने दी थी? वह ऊंचाई से मेरी तरफ देख रही थी। उनकी गहरी निगाहें सीधे मुझ पर टिकी थीं। मैंने बिना झिझक उनकी आंखों में देखा। मास्टर, क्या आपने हमेशा हमें यही नहीं सिखाया कि एक कल्टीवेटर के दिल में दया होनी चाहिए?
मैंने इन लोगों को जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत के दुख से जूझते देखा। मुझे उन पर दया आ गई, इसलिए मैंने अपनी यात्राओं के दौरान इकट्ठा की हुई स्पिरिट हर्ब्स उन्हें दे दी। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे बगल में खड़ी एलेना सबसे पहले भड़क उठी। लेकिन ये स्पिरिट हर्ब्स तो सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए थीं। उसके पास खड़ा लूकास तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, एलेना का मतलब ये है कि शायद मॉर्टल्स का शरीर इतनी शक्तिशाली हर्ब्स की स्पिरिचुअल एनर्जी सहन नहीं कर पाएगा। एलेना ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मेरा मतलब भी यही था। मैंने धीरे से सोफिया की तरफ देखा। वह लगातार मुझे ही घूर रही थी। और तुम, सोफिया, क्या तुम्हारी भी यही राय है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने लुकास को अपने पीछे छिपाते हुए मेरी तरफ ठंडी नजर डाली। बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं पता, अगर किसी मॉर्टल के शरीर में अचानक इतनी अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवेश कर जाए तो उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। सोफिया के पीछे खड़ा लुकास हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सिर उठाकर उन सब की तरफ देखा। ये बात तुम सब जानते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसका पता नहीं होगा? जब मैंने उन्हें स्पिरिट हर्ब्स दी थी तो मैंने पहले ही उनकी शक्ति कम कर दी थी। घबराई हुई एलेना बिना सोचे समझे बोल पड़ी, तुमने इतनी कीमती स्पिरिट हर्ब्स इस तरह बर्बाद कर दी? मैंने उसकी तरफ देखा। ऐसा क्यों कह रही हो एलेना? स्पिरिट हर्ब्स का अस्तित्व ही लोगों की जान बचाने के लिए है। क्या अपनी ताकत बढ़ाना किसी की जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? मेरा वो मतलब नहीं था। बस, ऊपर बैठी मास्टर ऑरोरा ने शांत स्वर में कहा, एड्रियन, इस बार मॉर्टल्स को स्पिरिट हर्ब्स देकर उनकी जान बचाना सराहनीय है, लेकिन आगे से अपने फेलो डिसाइपल्स को पहले से बता दिया करो ताकि ऐसी गलतफहमियां पैदा ना हो। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। जैसा आपका आदेश मास्टर। फिर मैंने लुकास की तरफ देखा। वैसे लुकास, कुछ देर पहले तुमने मास्टर ऑरोरा से मेरा पीक मांगा था और उन्होंने भी इसकी अनुमति दे दी थी। अब जबकि मेरे पीक पर एक भी पौधा नहीं बचा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं वो पीक तुम्हें दे देता हूँ। लुकास ने तुरंत सिर हिलाया। एड्रियन, तुम हमेशा से उसी पीक पर रहते आए हो, उसे मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वैसे भी अब इस उजड़े हुए पीक पर कोई आना नहीं चाहता, और अगर तुम्हें स्पिरिट हर्ब्स चाहिए ही तो सोफिया से मांग लेना। मैंने पहले उसे बहुत सारी स्पिरिट हर्ब्स दी थी, उसने उन सबको अपने पीक पर उगा रखा है। हाँ, वो एक हर्ब नहीं है जो स्पिरिट रूट उगा सकती थी, लेकिन वहां अब भी बहुत सारी दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स मौजूद हैं। इतनी कि तुम्हारी ये इच्छा कि स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास कैसा होता है आसानी से पूरी हो सकती है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने देखा सोफिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दूसरी तरफ लुकास की आंखें उम्मीद से चमक उठी। उसने उत्साहित होकर पूछा, सोफिया, क्या तुम सच में अपनी स्पिरिट हर्ब्स मुझे दे दोगी? सोफिया का चेहरा कस गया। उसने मुझे घूरते हुए दांत भींच लिए, फिर मुश्किल से बोली, बिल्कुल दे दूंगी। उसके अपमानित चेहरे को देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या वही लुकस तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं था? क्या तुम उसी पर अपनी जान नहीं छिड़कती थी? तो फिर आज कुछ स्पिरिट हर्ब्स देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगले कुछ दिनों में एजर क्लाउड सेक्ट में 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, इलेना का दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट ऑनरेलियस मर गया। दूसरी, सोफिया के पीक पर लगी सारी स्पिरिट हर्ब्स गायब हो गईं। और तीसरी, सेक्ट से फिर कई डिसिपल्स लापता हो गए। सुना था एलेना इतनी गुस्से में थी कि उसने उसी समय लुकास से सारे रिश्ते तोड़ दिए, और सोफिया ने भी हर बार की तरह लुकास का पक्ष लेना बंद कर दिया। जब बाई ने मुझे ये सारी बातें बताईं तो मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। ग्रैंड ट्रायल में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। एक ने अपना स्पिरिट बीस्ट खो दिया था, दूसरी अपनी सारी स्पिरिट हर्ब्स खो चुकी थी। ऐसे में उनका बेचैन होना स्वाभाविक था। पिछले जन्म में मैंने हमेशा सबसे पहले उन्हीं के बारे में सोचा, हर अच्छी चीज उन्हें दे दी, और बदले में मुझे सिर्फ दर्दनाक मौत मिली। लेकिन इस बार स्वर्ग ने मुझ पर दया की थी। मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका मिला था। इस बार ग्रैंड ट्रायल में मैं सिर्फ पहला स्थान ही हासिल नहीं करूंगा, बल्कि पिछले जन्म में उन्होंने मुझे जितने घाव दिए थे उनका बदला 100 नहीं 1000 गुना लौटाऊंगा। जहां तक गायब होते डिसिपल्स की बात थी, ये पहली बार नहीं हुआ था। पिछले कई सालों से सेक्ट से लगातार डिसाइपल्स गायब हो रहे थे। यहां तक कि पिछले सेक्ट लीडर एल्डरन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आज तक उनका शव भी नहीं मिला। मैंने धीरे से आंखें झुका ली। सेक्ट के अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा था। मुझे अपनी कल्टीवेशन और तेज करनी होगी, लेकिन मैंने फिर भी इन दोनों की बेशर्मी को कम आंका था। एक दिन एलिना खुद मेरे पास आई, धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर गई, रोते हुए बोली, एड्रियन, मुझसे गलती हो गई। लुकास की वजह से मैं बार बार तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई। प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पता है तुम्हारे पास ऑन रेलियस को दोबारा जिंदा करने का तरीका जरूर होगा, है ना? आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगी। मैं कभी लुकास का पक्ष नहीं लूंगी।
मैंने उसकी तरफ देखा और मेरा मन पिछले जन्म में लौट गया, जब बाय को बेरहमी से मार डाला गया था और एलेना बस खड़ी होकर देखती रही थी। मैंने उससे पागलों की तरह पूछा था, तुमने बाय को बचाया क्यों नहीं? और उसने क्या जवाब दिया था, वो सिर्फ एक जानवर था, मर गया तो मर गया, क्या एक जानवर के लिए हम अपना रिश्ता खराब कर लें? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अब क्यों परेशान हो रही हो एलेना? ऑरेलियस भी तो आखिर सिर्फ एक जानवर ही है। अगर वो मर गया तो मर गया, क्या एक जानवर की वजह से तुम्हारा और लुकास का रिश्ता टूट जाना चाहिए? वह वहीं जम गई, खाली नजरों से मुझे देखती रह गई। उसके होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। एड्रियन, मैंने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। अफसोस, ऑरेलियस की ताकत के सहारे कम से कम तुम ग्रैंड ट्रायल में अच्छा रैंक तो हासिल कर सकती थी, लेकिन अब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे कमजोर स्पिरिट रूट के साथ इतनी कमजोर हो चुकी है कि ट्रायल में हिस्सा लेने लायक भी मुश्किल से बची हो। अच्छा रैंक लाने का सपना तो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मैं उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन सामने एक और ऐसा इंसान खड़ा था जिससे मिलने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। सोफिया मुस्कुराते हुए मेरी तरफ चली आई। एड्रियन, क्या आज तुम फ्री हो? हमें अकेले साथ समय बिताए बहुत दिन हो गए हैं। मैंने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और अगले ही पल पिछले जन्म की उसकी वही घृणित आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। एड्रियन, हर बात में लूकस तुमसे बेहतर है। मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। अब जब तुम एक बेकार इंसान बन चुके हो तो तुम मेरे लायक भी नहीं रहे। आज से हमारी सगाई खत्म। उसने ये भी कहा था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे सगाई करना था। अब उसी चेहरे पर मीठी मुस्कान देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मेरे पास समय नहीं है, इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया। रुको एड्रियन। वह जल्दी से मेरे सामने आ गई। उसने एक तलवार मेरी तरफ बढ़ाई। तुम हमेशा इस तलवार से बहुत लगाव रखते थे, मैं इसे लुकास से वापस ले आई हूँ। मैंने उसकी हथेली में रखी तलवार की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंस दी। जब लूकस को हेवंस ऑफरिंग चुना गया था तब उसने मेरी स्पिरिट सोड मांगी थी और सोफिया ने मुझसे एक शब्द पूछे बिना वो तलवार मेरे हाथों से छीनकर लूकस को दे दी थी। उसकी नजरों में अगर लूकस को कोई चीज चाहिए तो उसे मुझसे छीन लेना बिल्कुल सही था, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि ये स्पिरिट सोड कई साल पहले मास्टर ऑरोरा ने हमारी सगाई के उपहार के रूप में दी थी। पिछले जन्म में मैंने हमारी सगाई की वजह से उस तलवार को बेहद संभाल कर रखा, लेकिन अब वो रिश्ता कब का खत्म हो चुका था। इस तलवार को देखकर भी मुझे सिर्फ घिन आती थी। मैंने एक नजर उस पर डाली, फिर नजरें फेर लीं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सोफिया चौंक गई। तुम्हें ये नहीं चाहिए? लेकिन ये तलवार तो हमारी सगाई की निशानी है। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। मुझे ये सगाई भी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। एड्रियन, तुमने अभी क्या कहा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा। मैं ये सगाई खत्म कर रहा हूँ। वह वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। ये नामुमकिन है एड्रियन, तुम बस गुस्से में ऐसा कह रहे हो, है ना? वह घबराकर मेरी बांह पकड़ने लगी। उसकी आवाज लगभग विनती जैसी हो गई। मुझे पता है, इन कुछ दिनों से मैं लूकस का साथ दे रही थी, इसलिए तुम नाराज हो, लेकिन वो जल्द ही हेवंस ऑफरिंग बनने वाला है, इसीलिए मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। मेरी सगाई तुमसे हुई है और भविष्य में मेरा डाव कंपेनियन भी सिर्फ तुम ही बनोगे, अगर तुम मुझे कुछ और स्पिरिट हर्ब्स दे दो ताकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और बढ़ जाए और मैं ग्रैंड ट्रायल में पहला स्थान हासिल कर लूं। तो मैं मास्टर ऑरोरा से हमारी शादी की तारीख जल्दी तय करने की विनती करूंगी। क्या अब तुम मान जाओगे? मैंने घृणा भरे चेहरे के साथ उसका हाथ झटक दिया। पिछले जन्म में मैं सचमुच कितना अंधा था। ऐसी औरत बार बार मेरा इस्तेमाल करती रही और मुझे कभी एहसास तक नहीं हुआ। अब जितना मैं उसे देखता था उतनी ही घिन महसूस होती थी। मैंने तुरंत उस पर एक स्पेल चला दिया। वह उसे सहन नहीं कर सकी। लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गई। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम ग्रैंड ट्रायल में पहला स्थान जीतने की सोच रही हो? क्या तुम उसके लायक भी हो? वह स्तब्ध होकर मुझे घूरती रह गई। तुम पहले ही टीयर 2 गोल्डन कोर तक पहुंच चुके हो। हाँ, पहले उसके आत्मसम्मान के लिए मैंने हमेशा अपनी असली ताकत छिपाई थी। हर बार जानबूझकर उससे पीछे रहा, यहाँ तक कि जो भी स्पिरिट हर्ब्स मिलती सबसे पहले वही उसे देता था। लेकिन अब जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो मैं उसकी भावनाओं की परवाह क्यों करूं? जो चीज मेरी है मैं उसका एक एक हिस्सा वापस लेकर रहूंगा। मैंने दृढ़ नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं ये सगाई खत्म करूंगा और ग्रैंड ट्रायल में पहला स्थान भी मैं ही जीतूंगा। आखिरकार ग्रैंड ट्रायल का दिन आ गया। सफेद वस्त्र पहने मास्टर ऑनरोरा सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान थी। लुकास, जिसे हेवंस ऑफरिंग चुना गया था, वह उनके बगल में बैठा था। सभी डिसिपल्स उत्साह से भरे हुए थे। हर कोई ट्रायल में खुद को साबित करना चाहता था। दूसरी तरफ सोफिया और एलेना मुझे ऐसी नजरों से घूर रही थीं
मानो मुझे जिंदा निकल जाएंगी। उस दिन के बाद से उन्होंने हार नहीं मानी थी। बार बार मेरे पास आकर स्पिरिट हर्ब्स मांगती रहीं, लेकिन मैंने हर बार उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच मुझसे नफरत करने लगी थीं। लिखित परीक्षा शुरू हुई। अपने बेकार स्पिरिट रूट की वजह से एलिना पहला ही राउंड पार नहीं कर सकी। उसे तुरंत अरीना से बाहर कर दिया गया। सूजे हुए चेहरे के साथ वह मुझे घूरते हुए चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे स्पिरिट हर्ब्स क्यों नहीं दी? मैंने उसकी तरफ देखा। बेकार इंसान बेकार ही रहता है। उसकी मौजूदा हालत में अगर उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन एलिक्सर भी मिल जाती तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर उसे सेक्ट से निकालकर पहाड़ से नीचे भेज दिया जाता। जहां तक सोफिया की बात थी, उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। वह लगातार कई मुकाबले जीतती गई और सीधे फाइनल तक पहुंच गई बिना किसी अतिरिक्त स्पिरिट हर्ब्स के। उसकी ताकत इतनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब भी बेहद प्रचुर लग रही थी। कुछ ना कुछ जरूर गलत था। अगले मुकाबले में मेरा सामना उसी से हुआ। उसने नफरत से मुझे घूरा। एड्रियन, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैंने ठंडी हंसी हंसी। बकवास। उसने गुस्से से मुझे घूरा। तो फिर मुझ पर बेरहम होने का इल्जाम मत लगाना। उसका पहला वार सीधा जान लेने के इरादे से था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उसका सामना किया। टीयर एक गोल्डन कोर। हे भगवान, एड्रियन के पास टीयर एक गोल्डन कोर है। पूरा अरीना शोर से गूंज उठा। धड़ाम। मैंने एक जोरदार किक मारकर सोफिया को अरीना से बाहर गिरा दिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 3 दिनों में तुम टीयर 2 से सीधे टीयर एक गोल्डन कोर तक कैसे पहुंच गए? क्या एड्रियन ने सिर्फ 3 दिनों में ब्रेक थ्रू कर लिया? हे भगवान, एड्रियन सचमुच असली कल्टीवेशन जीनियस है। यहां तक कि ऊपर बैठी मास्टर ऑरोरा भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। उनकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों साफ दिखाई दे रही थी। एड्रियन, तुम सच में टीयर 1 गोल्डन कोर तक पहुंच गए हो। ट्रायल समाप्त होने के बाद चारों तरफ से लोग मुझे बधाई देने लगे। मास्टर ऑरोरा ने जेड स्वॉर्ड मेरी तरफ बढ़ाई, जो हमेशा ठंडी और भावहीन रहती थी। आज उनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। एड्रियन, तुम इस ग्रैंड ट्रायल के चैंपियन हो। ये जेड स्वॉर्ड तुम्हारी है। तुमने इसे पूरी तरह अपनी योग्यता से जीता है। बाकी सभी मुझे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। दूर खड़ी सोफिया और एलिना की आंखों में सिर्फ जलन और नफरत थी। तभी मास्टर ऑन रोरा के पीछे से लुकास की उदास आवाज सुनाई दी। एड्रियन, तुम कितने कमाल हो। मेरी तरह नहीं, जिसने आज तक गोल्डन कोर कैसा होता है ये भी महसूस नहीं किया। मैं तो जल्द ही बलि चढ़ने वाला हूँ, और मरने से पहले अगर मैं भी तुम्हारी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी और गोल्डन कोर होने का एहसास कर पाता तो बिना किसी पछतावे के मर जाता। उसकी बात खत्म होते ही पूरा अरीना खामोश हो गया। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आमतौर पर लुकस जो भी मांगता, उसकी आने वाली बलि को देखते हुए हर कोई उसे देने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार वह सबके सामने मुझसे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और गोल्डन कोर मांग रहा था। हर कल्टीवेटर अच्छी तरह जानता था कि टीयर एक गोल्डन कोर का क्या महत्व होता है। ऐसी चीज भला कौन छोड़ना चाहेगा? तभी इलेना व्यंग्य से मुस्कुराई। लुकास को ये चाहिए, और एड्रियन तो इतना दयालु है, जरूर दे देगा। अभी अभी मुझसे हार चुकी सोफिया ने भी जहरीली नजरों से मुझे देखा। लुकास जल्द ही बलि चढ़ने वाला है। एड्रियन, इतनी सी इच्छा भी क्या तुम पूरी नहीं करोगे? मैंने धीरे से सिर उठाया और सामने बैठी मास्टर ऑनरोरा की तरफ देखा। मास्टर, क्या आपकी भी यही इच्छा है? मास्टर ऑनरोरा की गहरी रहस्यमयी आंखें चुपचाप मुझ पर टिकी रहीं। काफी देर की खामोशी के बाद आखिर मास्टर ऑनरोरा ने धीरे से कहा, एड्रियन, तुम हमेशा से धर्म और न्याय के मार्ग पर चले हो। लुकास जल्द ही हेवंस ऑफरिंग बनने वाला है। वो सिर्फ तुम्हारा गोल्डन कोर चाहता है। उसे दे क्यों नहीं देते? मैं जोर से हंस पड़ा। पिछले जन्म में उन्होंने भी बिल्कुल यही कहा था, और फिर मेरे जीने मरने की जरा भी परवाह किए बिना अपनी तलवार सीधे मेरी छाती में घोंप दी थी। मुझे जिंदा चीर कर मेरा गोल्डन कोर निकाल लिया था। उस समय भी मैं यही मानता रहा कि मास्टर अरोरा मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर उन्होंने मेरा गोल्डन कोर ले भी लिया तो भी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन आखिर में उन्हीं के हाथों मुझे डीमन पिट में फेंक दिया गया। वो मुझे हर हाल में मरता हुआ देखना चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उनका सबसे बड़ा राज पता चल गया था। इन सभी वर्षों में उनकी असाधारण स्पिरिचुअल एनर्जी दरअसल चोरी की हुई थी। सेक्ट से जो डिसाइपल्स रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे, वे वास्तव में गायब नहीं होते थे। उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मास्टर अरोरा चुरा लेती थी। वो कोई महान मास्टर नहीं थी, बल्कि नेक इंसान का मुखौटा पहनने वाली एक शैतान थी।
असल में हेवंस ऑफरिंग जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये सब मास्टर ऑनरोरा और लुकास की मिलकर रची हुई साजिश थी। उनका असली उद्देश्य सेक्ट के डिसिपल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी चुरा कर खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना था। इतनी नीच इंसान फिर भी एज्योर क्लाउड सेक्ट की मास्टर बनी बैठी थी। मैंने कभी उनका जितना सम्मान किया था उसे याद करके अब सिर्फ घिन आती थी। एड्रियन, क्या तुम मना कर रहे हो? तभी लूकस की आंखों में आंसू भर आए। उसने दयनीय नजरों से मेरी तरफ देखा। अगर तुम सच में नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं अपने पछतावे के साथ ही बलि चढ़ जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना चेहरा ढक लिया और रोने का नाटक करने लगा। उसे देखकर लगभग हर किसी के मन में उसके लिए दया आ गई। मैंने शांत स्वर में कहा, लुकास, जब तुम्हें गोल्डन कोर चाहिए तो मैं तुम्हें एक गोल्डन कोर जरूर दूंगा। वो एकदम चौंक गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। तो तुम सच में अपना गोल्डन कोर मुझे दोगे? मैं धीरे से मुस्कुराया। गोल्डन कोर की बात करें तो मास्टर अरोरा के गोल्डन कोर के सामने मेरा गोल्डन कोर कोई मायने ही नहीं रखता। अगर तुम सच में गोल्डन कोर की असली शक्ति महसूस करना चाहते हो तो मास्टर अरोरा का गोल्डन कोर तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है मास्टर तुम्हारी इतनी सी इच्छा जरूर पूरी करेंगी, है ना मास्टर? मेरी बात सुनते ही पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कहूंगा। मास्टर ऑनरोरा का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। वहीं लुकास के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। मैं मास्टर का गोल्डन कोर कैसे मांग सकता हूँ? एड्रियन, ऐसा मजाक मत करो। अगर तुम अपना गोल्डन कोर नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन मास्टर को इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। सच में, जब तुम और मास्टर मिलकर सेक्ट के डिसिपल्स को यातनाएं देकर मारते थे और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी चुरा लेते थे, तब क्या एक बार भी तुम्हें ये नहीं लगा कि वे सब निर्दोष थे? मेरी बात बिजली की तरह पूरे मैदान में गूंज उठी। क्या मास्टर ऑनरोरा ने सेक्ट के डिसिपल्स को मार डाला? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब लोगों ने ध्यान से सोचना शुरू किया तो उन्हें एक बात याद आई। हर बार जब भी कोई डिसाइपल गायब होता था उसी समय मास्टर ऑनरोरा हमेशा एकांत कल्टीवेशन में होती थीं और उनके साथ सिर्फ लुकास ही रहता था, जिसके पास स्पिरिट रूट भी नहीं था। ये बात वाकई बेहद संदिग्ध थी। धीरे धीरे लोगों की नजरें शक से मास्टर ऑनरोरा की तरफ उठने लगीं। जो मास्टर हमेशा अपनी निष्कलंक प्रतिष्ठा पर गर्व करती थीं, वो आखिरकार अपना धैर्य खो बैठी। उन्होंने गुस्से से मुझे घूरा। एड्रियन, मुझ पर झूठा आरोप लगाना एक बात है, लेकिन ये कहना कि मैंने सेक्ट के डिसिपल्स की हत्या की, अगर लुकास ने अपनी आंखों से तुम्हारा असली चेहरा ना देखा होता तो मैं भी तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती। मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए और अब तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। बहुत अच्छा, अब समय आ गया है कि सब लोग तुम्हारे अपराध भी जान लें। उनकी बात सुनकर भीड़ पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। आखिर सच कौन बोल रहा था? किस पर विश्वास किया जाए? तभी सोफिया आगे आई। उसने तिरस्कार से मेरी तरफ देखा। एड्रियन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच हो सकते हो। तुमने मास्टर ऑरोरा पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा दिया, तो फिर इसका जवाब दो। सिर्फ 3 दिनों में तुम टियर 2 गोल्डन कोर से टियर 1 गोल्डन कोर तक कैसे पहुंच गए? कोई कल्टीवेशन जीनियस भी सिर्फ 3 दिनों में इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, जब तक तुमने भी दूसरे डिसिपल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी चोरी न की हो। भीड़ की राय पूरी तरह मेरे खिलाफ होती देख मास्टर ऑनरोरा की आंखों में संतोष की झलक दिखाई दी। एड्रियन, अब तुम्हारे अपराध सबके सामने आ चुके हैं। बेहतर होगा चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना बेवजह और कष्ट झेलोगे। मैंने शांत भाव से उनकी तरफ देखा। मास्टर, क्या आपको सच में लगता है कि आप जीत गई हैं? एक पल के लिए उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब जबकि बात यहां तक पहुंच चुकी है तो अपने बचाव में और क्या कहना चाहते हो? मैं अचानक मुस्कुरा दिया। मास्टर, आप हमेशा हर योजना बहुत सावधानी से बनाती हैं, लेकिन अफसोस आपने लूकस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया और सबसे परफेक्ट योजना में भी एक न एक कमी रह ही जाती है। मैंने धीरे से अपने पीछे देखा। एल्डर ओरिन, अब बाहर आइए। भीड़ के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे देखते ही मास्टर ऑनरोरा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। रोरिन, ये कैसे हो सकता है? एल्डर रोरिन एक एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखों में ठंडा क्रोध भरा हुआ था। क्या तुम्हें कभी उम्मीद थी ऑनरोरा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? पूरा मैदान फिर से स्तब्ध रह गया। ये तो पूर्व सेक्ट लीडर एल्डर रोरिन है, लेकिन क्या उनकी तो बहुत पहले मौत नहीं हो गई थी? फिर ये जिंदा कैसे हैं? एल्डर रोरिन ने मास्टर ऑरोरा को घूरते हुए कहा, उस समय तुमने मुझे पीछे वाले पहाड़ पर बुलाया और जब मैं बिल्कुल निश्चिंत था तब मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी चुरा ली। उसके बाद तुमने सबको झूठ बताया कि मैं डिमोनिक फोर्सेस के हाथों मारा गया, फिर मुझे डीमन पिट में फेंक दिया।
अगर एड्रियन ने मुझे न बचाया होता तो मैं सचमुच मर चुका होता। मास्टर अरोरा ने झर भरी नजरों से मुझे देखा। तो मेरी सारी योजनाएं तुमने ही बर्बाद की थीं। अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी थी, उन्होंने अपना ढोंग भी छोड़ दिया। मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, पिछले जन्म में मुझे भी आपने इसी तरह डीमन पिट में फेंका था। वहीं मेरी मुलाकात एल्डर रोरिन की आत्मा से हुई थी और तभी मुझे पूरी सच्चाई का पता चला। इस जन्म में दोबारा मौका मिलते ही मैं पहले ही एक पूरे पहाड़ जितनी दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स लेकर एल्डर रोरिन को बचाने पहुंच गया था। उस समय उनकी आत्मा लगभग पूरी तरह बिखर चुकी थी। अगर मैं एक पल भी देर कर देता तो उन्हें बचाना असंभव हो जाता। मैंने उनकी आत्मा को फिर से जोड़कर उनके शरीर का पुनर्निर्माण किया, सिर्फ इसलिए ताकि आज सबके सामने मास्टर ऑरोरा की साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। अब जबकि पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी, मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराई हुई मास्टर ऑरोरा तुरंत भागने लगी, लेकिन एल्डर रोरिन पहले ही दूसरे सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर पूरे एज्योर क्लाउड सेक्ट को चारों तरफ से घेर चुके थे। अब उनके बच निकलने की कोई संभावना नहीं थी। एल्डर रोरिन ने उनकी नसें और हड्डियां काट दी और आखिर में अपनी तलवार सीधे उनकी छाती में घोंप दी। उनके शरीर से अनगिनत स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगी। मैंने उन बिखरती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को शांत नजरों से देखा। वो सारी शक्ति दरअसल उन निर्दोष डिसिपल्स की थी जिन्हें मास्टर ऑरोरा ने बेरहमी से मार डाला था। अब आखिरकार उनका बदला पूरा हो चुका था। अब वे शांति से विश्राम कर सकते थे। तभी लूकास धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया, रोते हुए बोला, एड्रियन, ये सब मास्टर ऑरोरा की गलती थी। उन्होंने ही मुझे मजबूर किया। मैं भी उनका शिकार था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। जब तुमने मास्टर ऑरोरा के साथ मिलकर अपने ही फेलो डिसिपल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी चुराई थी, तब क्या तुमने कभी उसके परिणामों के बारे में सोचा था? क्या वे लोग तुमसे कहीं ज्यादा निर्दोष नहीं थे? वह पूरी तरह जड़ हो गया। कुछ देर बाद हकलाते हुए बोला, लेकिन मैं ही तो हेवंस ऑफरिंग हूँ। सिर्फ मैं ही सेक्ट को बचा सकता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बलि चढ़ जाऊंगा। मैंने ठंडी हंसी हंसी। इतना बड़ा झूठ तुमने इतनी बार बोला कि अब खुद भी उस पर विश्वास करने लगे हो। ऐसा कोई हेवंस ऑफरिंग कभी था ही नहीं जो सेक्ट की रक्षा करता। ये सिर्फ तुम दोनों का बनाया हुआ बहाना था ताकि स्पिरिट पेट्स और स्पिरिट हर्ब्स आसानी से हड़पे जा सकें। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। चारों तरफ बिखरी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक इकट्ठी हो गई और पूरी ताकत से लुकास के शरीर पर टूट पड़ी। वह उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया। उसके मुंह से खून निकल आया, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी रुकी नहीं। वह बार बार उस पर वार करती रही जब तक उसका पूरा शरीर पहचान में न आने लायक नहीं हो गया। एक साधारण मॉर्टल होने के कारण जिसके पास स्पिरिट रूट भी नहीं था। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मैंने शांत भाव से अपनी नजरें फेर लीं। अच्छाई और बुराई दोनों का फल आखिर एक दिन जरूर मिलता है। तभी मेरे बगल में खड़ी सोफिया आंसुओं से भरी आंखों के साथ मेरे पास आई। एड्रियन, पहले मैं लुकास और मास्टर ऑरोरा के धोखे में आ गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। पिछले जन्म की सारी यादें अब भी बिल्कुल ताजा थी। सोफिया, जब मास्टर ऑरोरा ने तुम्हें चोरी की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी, तब तुम्हें उनकी सच्चाई पहले से पता थी। फिर भी तुमने उनकी हर बात छिपाने का फैसला किया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये राज कभी सामने नहीं आएगा? वह स्तब्ध रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। तो तुम्हें तुम्हें पहले से सब पता था? मैंने शांत स्वर में कहा। पहले वाले मुकाबले में जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हारी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई है, उसी समय मुझे शक हो गया था। इतने कम समय में तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इतना बढ़ जाना सिर्फ एक ही वजह से संभव था। मैंने मुड़कर एल्डर रोरिन की तरफ देखा। एल्डर रोरिन, इसे मैं आपके हवाले करता हूँ। एल्डर रोरिन ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया। पहले सोफिया की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट कर दी गई, फिर उसके हाथ पैरों की नसें काट दी गईं और आखिर में उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। अब उसकी हालत एक अपाहिज इंसान से भी बदतर हो चुकी थी। उसी समय मेरे पीछे खड़ी एलेना भी धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी। रोते हुए बोली, एड्रियन, मुझसे गलती हो गई। मुझे उन दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका स्पिरिट रूट लगभग पूरी तरह बेकार हो चुका था। अब उसके लिए एजर क्लाउड सेक्ट में बने रहने की कोई संभावना नहीं थी। वह पूरी तरह एक बेकार कल्टीवेटर बन चुकी थी। उसके बाद एल्डर रोरिन ने पूरे एजर क्लाउड सेक्ट की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। कई साल बाद एक बार मैं पहाड़ से नीचे यात्रा कर रहा था। तभी मुझे सड़क किनारे एक भिखारिन दिखाई दी। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। वह लगातार बड़बड़ा रही थी। मैं कभी एजोर क्लाउड सेक्ट की सीनियर डिसाइपल थी। उसी समय एक दूसरा दुबला पतला भिखारी उसके पास आया और गुस्से से उस पर थूकते हुए बोला, निकम्मी औरत, तुमसे भीख तक ठीक से नहीं मांगी जाती। अगले ही पल
पीछे से कई खूंखार लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने उन दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब तक पीटते रहे जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। मैंने एक बार उनकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में अपना फल दे चुके थे। उन्हें वही मिला जिसके वे सचमुच हकदार थे। उसके बाद मैंने एज़्योर क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स का नेतृत्व किया। हमने बुराई का अंत किया और न्याय की रक्षा की। 100 साल बाद मैंने अमृतत्व प्राप्त कर लिया। मेरे सद्कर्म और मेरी महान उपलब्धियां सदैव अमर हो गईं।